बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने वीलॉग का एक सिलसिला शुरू किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है इस टाइम वो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है बल्कि टू वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरे जो देखने वाले हैं वो मुझे रिस्पॉन्ड भी करते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। और जैसे कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर उन्हें बजट पे कोई ख़ास एंगल से कुछ चीज़ बजट की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से पूछनी हो तो उस पर बात करें। जो सवालात मुझे मौसूल हुए हैं मैं एक तो उनके जवाबात देने की कोशिश करूँगा और साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपके सामने आज रखूँगा। देखें, बुनियादी तौर पे मुझसे पूछा गया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का इनफॉर्मल या अनडॉक्यूमेंटेड या ब्लैक इकॉनमी का साइज़ कितना है। देखिए, इसके जो एस्टिमेट्स हैं और जो बिल्कुल कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी का 100% जो है वो ब्लैक इकॉनमी पे मुश्तमिल है। यानी अगर हमारी इकॉनमी का जो साइज़ है, अगर हम अपनी इकॉनमी को अपनी इकॉनमी को इनफॉर्मल कर लें, डॉक्यूमेंटेड कर लें, तो ये साइज़ के अंदर यानी साइज जो है डबल हो जाएगा, 100% उसके अंदर इंक्रीज हो सकती है। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमतों को जो है वो काम करने की ज़रूरत है। देखें, पाकिस्तान में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हुए हैं। मैं टैक्सेस पे किसी टाइम एक पूरा प्रोग्राम करूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ आज के इसमें कि पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो एक्चुअल रेशो है वो 88% है, बल्कि 90% हो चुकी है। पीटीआई के ज़माने में उसके अंदर मज़ीद इजाफा हुआ है, कमी होने के बजाय। तो 90% आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और सिर्फ 10% आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं। देखिए, ये बहुत ही बुरी रेशो है। उसकी वजह यह है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों बुरे होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस इस वजह से बुरे होते हैं कि वो गरीब को ज़्यादा बर्डन करते हैं, चूँकि वो ये नहीं देखते कि किस बंदे की कितनी इनकम है। वो ये अगर एक आम आदमी जो 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है और वो खाने पीने की चीज़ों पे वो अपने ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करता है, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा बर्डन ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और ये इन्फ्लेशनरी होते हैं, इनके नतीजे में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है। आप ये देखेंगे इस मुल्क में जो गरीब के साथ सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है वो ये है कि उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो मार रहे हैं। एक तो ये आपके जहन में होनी चाहिए। तो यानी और इसका हल क्या है? इसका हल मैं समझता हूँ कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड उनकी पॉइंट स्कोरिंग जो पॉलिटिकल है वो करते रहें, लेकिन एक चार्टर ऑफ इकॉनमी पे आए, 10, 15, 20 साल का एक रोड मैप तय करें। जिसकी हुकूमत भी आए वो उस रोड मैप पे जो अपोजिशन हो उसकी कोई मुखालफत ना करे। मसलन हमें टैक्सेशन पे एक रोड मैप की ज़रूरत है, हमें प्राइवेटाइजेशन पे एक रोड मैप की ज़रूरत है, हमें यूटिलिटीज़ जो एनर्जी सेक्टर की हैं, पावर सेक्टर को हमें फिक्स करने के लिए एक रोड मैप की ज़रूरत है। ये जब तक रोड मैप नहीं होगा, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इस टाइम प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। मसलन वाटर जो है, मैं आपको बताऊं, वाटर जो है वो इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूं वो ये है कि वाटर रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे जा रहा है। मुतअद्दिद चीज़ें हैं उसके अंदर। एक चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो मस्ट है अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। और दूसरी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, पॉलिटिकल गेंस के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ ज़्यादती ना करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं आपको देखें, मैं बताना चाहता हूँ अपने देखने वालों को कि देखें, हमें आपके सामने एक पूरी रियलिटी, मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि एक रियलिटी पिक्चर आपके सामने पेश करूँ, फिर अपनी तरफ से सजेशन दूं, लेकिन आपको भी कहूं कि आप भी उस पर अपनी राय दीजिएगा। मसलन रात को प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक समरी गई,
वो समरी ये थी कि पी ऑयल की प्राइसेस में, पेट्रोलियम प्राइसेस में थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए। काफ़ी देर के बाद प्राइम मिनिस्टर ने रात को तकरीबन कोई 11 o'clock के बाद, 11 PM के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये अनाउंसमेंट की कि जो पी ऑयल की प्राइसेस हैं उनको दोबारा नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए मेंटेन रखा जाएगा। देखें, मसला ये है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप बेसिकली ये कर रहे हैं कि चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में मैं आपको बताऊँ ऑयल की, चूँकि कोविड के बाद एक रिवाइवल का सिलसिला शुरू है, तो चांसेस ये हैं कि आप के जो इकोनॉमिक रिवाइवल होगी तो ऑयल की प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगी। इसी वजह से देखेंगे कमोडिटी प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और अभी चांसेस ये हैं कि ये मज़ीद इनके अंदर जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इजाफा होगा। अब आपके पास क्या हल है? आपने ये किया है कि आपने बिल्कुल मिनिमम कर दिया है अपना पेट्रोलियम लेवी। आप पेट्रोलियम लेवी को जो है वो कम कर रहे हैं इन प्राइसेस को मेंटेन रखने के लिए हुकूमत अभी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऑयल की प्राइसेस कम रखते हैं उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। मतलब सबसे बड़ा नुकसान उसका ये होता है कि उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। देखें, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट के लिए हमें डॉलर्स देने पड़ते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ जिस उसकी कंजम्पशन बढ़ा दें, मसलन पाकिस्तान में मुझ समेत सारे लोग अपनी गाड़ी पे सफ़र करते हैं तो हम अकेले जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। दुनिया में जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पे अगर हाईवेज़ पे आपने जाना है और आप अपनी गाड़ी में अकेले बैठे हुए हैं तो बहुत से ममालिक में ऐसे है कि आपका टोल डबल हो जाएगा। वो पिनलाइज करते हैं, वो चाहते ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी में अगर 2 से 3 4 लोग बैठ सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हर बंदा एक एक गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा और ऑयल जो है वो इस्तेमाल हो रहा और इन्वायरमेंट के लिए भी वो ख़तरनाक बेहतर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो आपका इंपोर्ट बिल है, हम जैसे जो इंपोर्ट लोग मालिक करते हैं उनके लिए भी बेहतर नहीं है। अब आपको ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि रियलिटी के तौर पे मैं समझता हूँ कि ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा नहीं थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए थी। एक तो उसका फ़ायदा ये होता कि कंजम्पशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती। हाँ, उसका एक नुकसान बिल्कुल होता कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन के ऊपर मज़ीद प्रेशर आता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप जो है वो देख लीजिएगा, अभी तो ये रोक रहे हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, लेकिन ये ज़्यादा अरसा इसको रोक नहीं सकेंगे। फिर यकदम क्या होगा? यकदम 8 से 10 रुपए इनको बढ़ानी पड़ेगी प्राइस। तो वो ज़्यादा बेहतर है या आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल इंक्रीज करनी ज़्यादा बेहतर है? या तो आप ये देख लीजिएगा, ये बजट के बाद इसकी प्राइसेस को यकदम बढ़ाएंगे और मजबूरी होगी बढ़ानी। और इस टाइम मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम जो IMF के साथ डिस्कशन हो रही हैं उसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो FBR का टारगेट, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, और ये सारे टारगेट तो हैं, लेकिन ये पेट्रोलियम लेवी इज़ वन ऑफ द मेजर इशू। और उसकी वजह ये है कि IMF के साथ जो निगोशिएट हुए थे उसके तहत हुकूमत ने अगले साल पेट्रोलियम लेवी 600 अरब रुपए का टारगेट रखा हुआ है उसका, और इस साल का जो टारगेट है उसमें भी 200-250 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। तो अगर आपने IMF के प्रोग्राम में रहना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत कोशिश करेगी रहने की, तो मुश्किल है कि ये इस पेट्रोलियम प्राइसेस को ज़्यादा अरसा रोक के रख सके। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि यकदम आपको एक झटका लगाना पड़ेगा, और वो झटका जो है वो मैं समझता हूँ कि उसके नतीजे में फिर ज़्यादा इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर आएगा। तो आप अगर ग्रेजुअली 1 से 1.5 रुपये इजाफा कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन आप पॉलिटिकल गेम्स के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ये नहीं कर रहे, और आप यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स विद द इकॉनमी, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ना तो आपको पॉलिटिकल कोई इससे गेंस होंगे, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। और दूसरा मैं हैरान हूँ, पिछले दिनों आपको मैं बताऊँ कि
कुछ मिनिस्टर्स ने एक बैकग्राउंड में ब्रीफिंग की, तो मैं अब नाम नहीं बता सकता उनके, चूँकि उन्होंने कहा था जी कि हमें कोट नहीं करना, लेकिन मैं एक सवाल किया उनसे। मैंने उनसे कहा जी ये कौन सी गवर्नेंस है और कौन सी गवर्नेंस का मॉडल है कि जिसमें आप सेक्रेटरी फाइनेंस को एंड बजट के और IMF के साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं और उस टाइम आप जो है वो तब्दील कर लेते हैं, और इससे पहले आप जब बिल्कुल पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड बिल्कुल जारी करने लगा था उस टाइम आप फाइनेंस मिनिस्टर को तब्दील कर लेते हैं। तो ये कौन सी गवर्नेंस का मॉडल है, मुझे समझा दें, शायद मुझे ना पता हो। तो वो जो मिनिस्टर्स बैठे हुए थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। तो बात आई गई होगी, कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ ये हंसने वाला खेल बंद करें। ये हंसने वाली बात नहीं है, मैं समझता हूँ ये रोने वाली बात है। आप बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है। मैं किस तरह का एटीट्यूड है, आप किस तरह से जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और ठीक है, पाकिस्तान के लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, आप देख लें, लेकिन ये कोई आइडियल गवर्नेंस नहीं है जो आपके ज़माने में हो रही है, बल्कि बहुत बदतरीन किस्म की गवर्नेंस है। हालांकि आपका वादा ये था कि आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो रियासत मदीना की बातें थीं, लेकिन वो सिर्फ बातें ही हैं, प्रैक्टिकली उस पर कोई काम नहीं नज़र आ रहा। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि शौकत तरीन साहब और उनकी टीम बेहतरी की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे। लेकिन उनका जो लास्ट वेबिनार में जो IPR का वेबिनार था उसमें एक इंडिकेशन उन्होंने दिया, वो यही था कि उन्होंने कहा जी मैं बहुत पैशनेट पाकिस्तानी हूँ और मैं यहाँ काम करने के लिए हूँ, आई मीन बिजनेस। तो अगर, और मुझे प्राइम मिनिस्टर की पूरी बैकिंग है, लेकिन अगर मेरे काम में डिसरप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई तो फिर मेरा जो है ना वो उस पर ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर 2 से 3 से 4 चीज़ें उनकी इसी तरह की रुक गई तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि वो बजट के बाद रिज़ाइन ही कर दें। मैं ये कह नहीं रहा कि वो करने वाले हैं, मैं नहीं ये कह रहा, लेकिन अगर उनके रास्ते में ब्लॉकेट क्रिएट किए गए तो जितना मैं उनको जानता हूँ वो ज़्यादा अर्सा शायद इनके साथ ना चल सके फिर। तो अब इस उम्मीद के साथ कि चीज़ें ठीक डायरेक्शन की तरफ जाएंगी, और इस उम्मीद के साथ, और आप भी जो भी मैंने बातें की हैं इन पे पूरी तरह से रिएक्ट करें, इस पे बात करें, और जो मज़ीद सवालात हैं, हमारा जो बजट स्पेशल है इस तक आप मज़ीद जो आपके सवालात हैं और जिन इश्यूज़ पे आप बात सुनना चाहते हो मुझसे या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, तो उस पर हमें अपने फीडबैक देते रहिएगा। खुल मखुल्ला तनकीद भी करें, खुल मखुल्ला बताएं कि ये आपकी बात गलत है, इससे हम इत्तफाक करते हैं और क्यों इत्तफाक करते हैं। तो नए व्लॉग तक महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।